आज हम सार्वजनिक बजट या सरकारी बजट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सरकारी बजट क्या होता है, सरकारी बजट बनाते समय किन उद्देश्यों को सरकार पूरा करना चाहती है, फिर बजट की कौन कौन सी मदें होती हैं, इसकी जो संरचना है, ठीक है, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, राजस्व और पूंजीगत बजट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है सरकारी बजट। बजट होता क्या है, उसकी क्या परिभाषा दी जा सकती है। तो देखिए, सरकार का जो बजट होता है वो एक तरह से क्या होता है, विवरण पत्र हम कह सकते हैं उसे, ठीक है। एक तरह से स्टेटमेंट होता है कि सरकार आने वाले वर्ष में, जो आगामी वित्तीय वर्ष है, उसमें कितना व्यय करेगी विभिन्न मदों के ऊपर, ठीक है, विभिन्न मदों के ऊपर कितना व्यय करेगी, और वो जो व्यय कर रही है उसके पास में आय कहाँ से आएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आगामी वर्ष के लिए सरकार आय और जो व्यय करेगी उसे उससे संबंधित जो अनुमानित आंकड़े होते हैं उसका विवरण पत्र होता है बजट, ठीक है। अब जैसे हम परिभाषा देखते हैं, तो इस परिभाषा में जैसे कि बजट सरकार की आय एवं व्यय का विवरण होता है, जिसमें सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले अनुमानित व्यय और अनुमानित आय को दर्शाता है, ठीक है। तो बजट होता क्या है कि जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि होती है उसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। और इस वित्तीय वर्ष, इस अवधि में सरकार विभिन्न मदे जैसे शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, सड़कें बनाने के ऊपर, बांध बनाने के ऊपर, कोई भी कार्य हो सकता है, उनके ऊपर सरकार कितना खर्चा करेगी और जो सरकार का व्यय है उस व्यय की वो पूर्ति कहाँ से करेगी, मतलब सरकार को आय कहाँ से प्राप्त होगी, उनसे संबंधित विवरण होता है जिसे हम कहते हैं सरकारी बजट। अब देखिए, जब सरकारी बजट बनाया जाता है तो सरकार बजट के माध्यम से अपने किन उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है। तो पहला है उत्पादन में वृद्धि। सरकार बजट में ऐसे प्रयास करती है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता क्या हो, बढ़े, ठीक है, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन बढ़े। उसके लिए सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किए जाते हैं। हो सकता है कि सरकार कर और जो शुल्क होते हैं विविध प्रकार के, उनमें सरकार रियायतें दे दे, छूट दे देती हैं, ठीक है, ताकि उत्पादन क्षमता बढ़े, उत्पादन में वृद्धि हो। दूसरा है हमारा आर्थिक विकास। सरकार बजट के माध्यम से ऐसे प्रयास करती है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की जो गति है, ठीक है, राष्ट्रीय में जो वृद्धि है उसकी गति एक तरह से क्या हो, तीव्र हो। फिर तीसरा उद्देश्य हमारा है आर्थिक स्थिरता। अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होते हैं, कभी तेजी की स्थिति आ जाती है जिसे हम स्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति, कभी मंदी की स्थिति आ जाती है जिसे हम कहते हैं मुद्रा अविस्फीति। तो तेजी और मंदी दोनों स्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। तो सरकार का प्रयास रहता है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। तो आर्थिक स्थिरता के लिए जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करती है सरकार बजट के माध्यम से। चौथा हमारा है आय एवं धन का पुनर्वितरण। सरकार बजट के माध्यम से क्या करती है, जिन लोगों का आय स्तर ज़्यादा है, ठीक है, उनकी आय को कम करने का प्रयास करती है, उनकी क्रय शक्ति को कम करने का प्रयास करती हैं, ठीक है, उनसे टैक्स के रूप में पैसा ले लेती हैं और वापस उसे गरीब जनता जो होती है उनके कल्याण के लिए व्यय कर देती है, जिसे हम कहते हैं आय एवं धन का पुनर्वितरण। अमीरों से पैसा प्राप्त कर लिया टैक्स के रूप में और उसे गरीब जनता जो आवश्यकता है जिनको, ठीक है, उनके ऊपर वो व्यय कर देती हैं। पांचवा हमारा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इस सरकार का प्रयास क्या होता है, सरकार जो कार्य करती है वो क्या करती है, जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है, तो ऐसे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, ठीक है, जो सरकार करना चाहती हैं उसे बजट में चिन्हित करती हैं। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकता है। और लास्ट हमारा है आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नीति का निर्माण करती हैं। सरकार विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्य हैं या सामाजिक दशाएं होती हैं, ठीक है, लोगों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारी जो नई स्कीम है उसकी घोषणा कर सकती हैं बजट के माध्यम से। इसके अलावा बजट के छोटे छोटे उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन उद्देश्य हमने ये पढ़े हैं।
अब हम पढ़ते हैं बजट के प्रकार या बजट की जो संरचना है या बजट का स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, तो सामान्यतः हम देखते हैं बजट जो होता है उसके दो भाग होते हैं। ठीक है, बजट के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है राजस्व बजट और दूसरा होता है पूंजीगत बजट। तो बजट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, राजस्व और पूंजीगत। अब ये जो हमारा राजस्व बजट होता है इसके भी दो भाग होते हैं, राजस्व प्राप्तियां और दूसरा राजस्व व्यय। अब ये राजस्व व्यय है इसको भी दो भागों में बांट दिया। एक तो हो गया हमारा आयोजना व्यय या जिसको हम योजनागत व्यय कह सकते हैं, और दूसरा गैर योजनागत या जिसे हम कह सकते हैं आयोजना भिन्न व्यय। इसी तरीके से जो राजस्व प्राप्तियां हैं उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो करों से प्राप्त होती हैं कर राजस्व, और करों के अतिरिक्त जो पैसा प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे गैर कर राजस्व। तो ये हमारा राजस्व बजट वाला पार्ट हो गया है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं अभी। दूसरा हमारा पार्ट है पूंजीगत बजट। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती है पूंजीगत प्राप्तियां और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय के वापस वही दो भाग हैं, आयोजना व्यय, ठीक है, योजनागत, और दूसरा गैर योजनागत या जिसे हम आयोजना भिन्न व्यय भी कह सकते हैं। और पूंजीगत जो प्राप्तियां होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? ऋणों की प्राप्तियां हो सकती है, या ऋणों की वसूली कर रही वो हो सकती है, या अन्य प्रकार की हो सकती हैं। तो इस ये कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे राजस्व बजट। तो राजस्व बजट जो होता है उसके अंतर्गत हम राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय को शामिल करते हैं। ठीक है, यह राजस्व बजट जो होता है इसका हम दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। एक होगी जो पैसा मिलेगा उसको हम कहेंगे राजस्व प्राप्तियां, जो खर्चा होगा वो राजस्व व्यय। तो अब ये राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय कौन सा होगा, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है राजस्व व्यय, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब देखिए राजस्व प्राप्तियां क्या होती है कि देखो प्राप्तियां हैं इसका मतलब सरकार को पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है सरकार के पास में। ठीक है, तो जो पैसा आ रहा है उसमें से राजस्व प्राप्तियां हम किसे कहेंगे? ऐसी प्राप्तियां जिसके बदले में सरकार को कोई प्रत्यक्ष भुगतान नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जो पैसा सरकार को मिल रहा है लेकिन उससे उसको वापस जनता को या लौटाना नहीं पड़ता है किसी को भी। ठीक है, किसी को भी अगर प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से किसी को लौटाना नहीं है, तो ऐसा जो भी प्राप्तियां हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। और इसका जो संबंध होता है उसी वित्तीय वर्ष से होता है। ठीक है, इसमें ऐसी आय आती है जिसका संबंध उसी एक वित्तीय वर्ष से होता है। आगे समझो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। इसके अंतर्गत हम ऐसी प्राप्तियों को शामिल करते हैं जिसके बदले में सरकार को कोई प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना पड़ता है, या जो पैसा मिल गया है उसे सरकार को वापस किसी को लौटाना नहीं होता है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा कर राजस्व और दूसरा होता है कर गैर कर। ठीक है, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, राजस्व प्राप्तियां मतलब जो पैसा सरकार को लौटाना नहीं पड़ता है। ऐसा कौन कौन सा पैसा है जो सरकार को मिलता है लेकिन लौटाते नहीं है? तो जैसे सारे टैक्स हो गए, जो टैक्स हो गए सरकार जनता से ले तो लेती है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वापस जिससे लिया है उसको चुकाती नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? राजस्व प्राप्तियां। यहाँ लोगों ने कोई जैसे लाइसेंस बनाया है, ठीक है, उसकी उन्होंने फीस जमा करा दी है, या कोई अपराध करता है उसका जुर्माना जमा कराना पड़ता है, तो इसी प्राप्तियों को हम क्या कहेंगे? राजस्व प्राप्तियां। तो देखो पहला इसका जो वर्गीकरण है राजस्व प्राप्तियों वो है कर राजस्व, मतलब समस्त प्रकार के जो भी कर होते हैं उनसे सरकार को जो आय प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं कर राजस्व। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू। जैसे विभिन्न प्रकार के कर कौन कौन से हो सकते हैं? इनकम टैक्स हो सकता है, ठीक है, आय कर है, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, अभी जैसे वर्तमान में लागू हुआ है जीएसटी, सीमा शुल्क। तो समस्त प्रकार के करों से प्राप्त राशि को हम कहते हैं कर राजस्व। ठीक है, जो किसका भाग है? राजस्व प्राप्तियों का। दूसरा है गैर कर राजस्व। ठीक है, करों के अतिरिक्त सरकार को जो पैसा मिल रहा है लेकिन वो किसके अंतर्गत आता है? राजस्व प्राप्तियों में। तो ऐसा कौन कौन सा हो सकता है? जैसे सरकार ने ऋण दे रखा है किसी को,
तो ऋणों पर जो ब्याज मिलता है वो कौन सा है? गैर कर राजस्व है। ठीक है, कोई सरकार से किसी चीज़ का लाइसेंस लेता है, कि जैसे हमको 2 व्हीलर 4 व्हीलर का लाइसेंस लेना है, ठीक है, तो ये जो उसके लिए हमको फीस जमा करानी पड़ती है वो हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, या सरकार के कोई उद्योग धंधे हो सकते हैं, सार्वजनिक उद्यम जैसे एयर इंडिया है, रेलवे है, इनसे सरकार को जो भी आय प्राप्त होती है वो सब किसका भाग है? गैर कर राजस्व का। तो आगे इसमें राजस्व प्राप्तियां होती है, इसके अंतर्गत कर राजस्व और गैर कर राजस्व आता है। राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? ऐसी प्राप्तियां जो जिसके बदले में सरकार को कोई प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना पड़ता है, या दूसरी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी नहीं आती है। ठीक है, ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी नहीं आती है, और दूसरा सरकार के दायित्वों का निर्माण नहीं होता है, लाइबिलिटीज देनदारियां नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब जो पैसा प्राप्त हो गया है वो उसके लिए दायित्व उत्पन्न नहीं करता है, मतलब वापस चुकाना नहीं पड़ता है। ऐसी प्राप्तियों को हम कहते हैं राजस्व प्राप्तियां। दूसरा हमारा है राजस्व व्यय। ठीक है, अब सरकार जो खर्चा कर रही है वो क्या होता है? व्यय। लेकिन उस व्यय में से हम राजस्व व्यय किसे कहेंगे? ऐसा व्यय जिससे सरकार के लिए कोई परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती हैं। ठीक है, अगर परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है और सरकार का खर्चा हो गया है तो ऐसा सारा खर्चा कौन सा होता है? राजस्व व्यय होता है। ठीक है, जैसे सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप दे दी है, छात्रवृत्ति, तो ये जो छात्रवृत्ति है, ठीक है, या उनके जो लोग वृद्धावस्था में आके उनको सरकार क्या करती है? पेंशन चुकाती है, या उनके यहाँ पे जो लोग कार्य करते हैं उनको सरकार वेतन चुकाती है, या ब्याज चुकाया गया है। तो ये सब खर्चे जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? राजस्व व्यय कहते हैं। ठीक है, मतलब राजस्व में ऐसे व्यय आते हैं जिनसे सरकार में परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ सरकार के लिए दायित्वों में कमी नहीं लाते हैं। ठीक है, जो देनदारियां होती हैं उसमें किसी प्रकार की अगर कमी नहीं आती है तो ऐसे सारे खर्चे कौन से होते हैं? राजस्व व्यय। अब इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आयोजना व्यय। ठीक है, आयोजना व्यय को हम कह सकते हैं योजनागत व्यय, प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब विभिन्न प्रकार की जो सरकार योजनाएं बनाती है उन योजनाओं में जो राशि खर्च की जा रही है, जैसे कृषि विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संचार, परिवहन, इन पर जो व्यय किया गया है उसको हम क्या कहेंगे? योजनागत व्यय। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनाई जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है, 1 वर्षीय योजना हो सकती है, 5 वर्षीय योजना हो सकती है। ठीक है, तो उन योजनाओं में जो राशि व्यय की जाती है उससे हम क्या कहेंगे? आयोजना व्यय। ठीक है, लेकिन जो हम कह रहे हैं राजस्व वाला, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हम ऐसे व्यय लेते हैं जिससे सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, वही प्रकार के व्यय इसमें आएंगे राजस्व में। और दूसरा होता है आयोजना भिन्न व्यय। ठीक है, अब आयोजना भिन्न व्यय ऐसे वे जो सरकार को योजनाओं के अतिरिक्त करने पड़ते हैं, जैसे सरकार ने ब्याज का भुगतान कर दिया, या अपने कर्मचारी उनको वेतन चुका दिया, या सरकार ने सब्सिडी दे दी, अनुदान दे दी, ठीक है, या कोई ऋण है उसको माफ कर दिया, तो इनको हम क्या कहेंगे? आयोजना भिन्न व्यय। तो ये राजस्व व्यय होते हैं, उसके दो भाग हो गए हैं। तो पहला हमने पढ़ा है राजस्व बजट। अब बजट का हमारा दूसरा भाग है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरा भाग वो है पूंजीगत बजट। अब पूंजीगत बजट जो होता है उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है पूंजीगत व्यय और दूसरा हमारे होता है पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, जैसा राजस्व बजट में था राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, तो सेम ऐसा कैसा पूंजीगत बजट के भी दो भाग होते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो देखिए, अब कैपिटल रिसिप्ट्स की हम बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियों में, तो पूंजीगत प्राप्तियों में ऐसी प्राप्तियों को शामिल किया जाता है जिसके बदले में सरकार को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, या ऐसी प्राप्तियां जो सरकार के लिए क्या कर रही हैं? दायित्वों का निर्माण करती हैं, लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, मतलब उसको वापस चुकाना पड़ता है। तो जो पैसा सरकार को मिल गया है लेकिन उसको वापस चुकाना पड़ता है,
या दूसरा हम कह सकते हैं कि ऐसी प्राप्तियां जिनसे सरकार के लिए क्या होता है कि सरकार की जो परिसंपत्तियां हैं उसमें कमी आ जाती है। परिसंपत्तियां क्या हो गई, कम हो गई। तो जब परिसंपत्तियों में कमी हो जाती है या दायित्वों का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। अब देखिए पूंजीगत प्राप्ति में कौन सी आ जाएगी, जैसे ऋणों की वसूली है। ठीक है, सरकार ने जैसे ऋण दे रखा था तो जब सरकार ऋणों को वापस प्राप्त करती है तो क्या माना जाता है कि सरकार की परिसंपत्तियों में क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, यहाँ सरकार क्या करती हैं, अगर जनता से या किसी भी संस्था से उधार लेती हैं तो उधार जो पैसा लिया गया है ऋण उसको वापस चुकाना पड़ता है और वापस चुकाना पड़ेगा, इसलिए ये पूंजीगत प्राप्ति की मद कहलाएगी। और फिर उसके बाद में हमारी विविध प्राप्तियां, जैसे सरकार ने क्या किया, अपना जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको बेच दिया। तो सार्वजनिक उपक्रम की जो बिक्री की जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इनसे जो पैसा प्राप्त हुआ है, ठीक है, पैसा प्राप्त हो गया है इसलिए प्राप्तियां हैं। कौन सी प्राप्तियां हैं, पूंजीगत प्राप्तियां हैं। क्यों है क्यों पूंजीगत प्राप्तियां, क्योंकि इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आ गई है। ठीक है, जैसे सरकार ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को बेच दिया है। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसका था, पहले सरकार का था, लेकिन सरकार ने इसको क्या किया, इसको निजी हाथों में बेच दिया। तो बेचने से क्या हुआ, सरकार को पैसा मिल गया है इसलिए प्राप्तियां हैं पूंजीगत प्राप्तियां। क्यों, क्योंकि सरकार की ये जो परिसंपत्ति थी वो अब कम हो गई है। ठीक है, ये हमारा है पूंजीगत प्राप्तियां। और लास्ट टॉपिक हमारा है पूंजीगत व्यय। ठीक है, अब देखिए पूंजीगत व्यय क्या होता है, ऐसे व्यय, ठीक है, जो सरकार के लिए क्या करते हैं, परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे वे जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। ठीक है, और ऐसे वे जो क्या होते हैं, उस वर्ष में खर्च तो कर दिए जाते हैं लेकिन उससे जो सामाजिक लाभ होता है वो अगले कई वर्षों तक मिलता रहता है। ठीक है, जो सामाजिक लाभ होता है वो आगामी वर्षों तक मिलता रहता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे बांध के ऊपर सरकार ने जो खर्चा किया, बांध बनाने के ऊपर हो सकता है, सड़कों के ऊपर हो सकता है, या सरकार ने कोई भवन बना दिया है, या सरकार ने कोई जैसे शेयर है, ऋण पत्र है वो खरीद लिए हैं, या सरकार ने राज्य सरकारों को या अन्य कोई संस्थाएं हैं उसको ऋण दे दिया है। तो ये सब क्या कहलाता है, पूंजीगत व्यय कहलाता है। ठीक है, अब पूंजीगत व्यय होता है, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, आयोजना व्यय या जिसे हम कह सकते हैं योजनागत व्यय, और दूसरा होता है हमारा आयोजना भिन्न व्यय या गैर योजनागत। अब आयोजना व्यय क्या होता है, ऐसे व्यय जो सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यय करती हैं, जैसे सरकार ने बांध बनाने के लिए, ठीक है, या हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए प्लान किया है, योजना बनाई है, तो वो जो राशि खर्च होती है उसे हम क्या कहेंगे, आयोजना व्यय। और आयोजना भिन्न व्यय क्या होते हैं, ऐसे व्यय जो सरकार विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त खर्चा करती है। जैसे सरकार ने क्या किया कि किसी कंपनी के जैसे शेयर हैं या ऋण पत्र हैं वो खरीद लिए हैं, या जो सरकार है उसने राज्य सरकारों को या अन्य कोई संस्था है उनको ऋण दे दिया है। तो इस प्रकार के जो व्यय हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयोजना भिन्न व्यय या गैर योजनागत व्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का वीडियो जो हमारा था वो बजट के बारे में था कि बजट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, बजट हम किसे कहते हैं, बजट की संरचना, मतलब बजट के कौन कौन से भाग होते हैं। मुख्य दो भाग होते हैं, राजस्व और पूंजीगत, उसके बारे में हमने पढ़ा है।